समकालीन भारत एक, पाठ दूसरा, भारत का भौतिक स्वरूप। इसके अगले पड़ाव में अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं हिमालय पर्वत, उसका संपूर्ण चित्र हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने बहुत बार इसकी तस्वीर देखी है, लेकिन फिर भी अभी हमारे अभ्यासक्रम में यानी हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके अंतर्गत भी अभी ये आ गया है। तो हम लोग चलो इसका चित्र भी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। अभी इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। अभी उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग लेंगे, अगर हम लोग उदाहरण के तौर पर हम लोग ले सकते हैं तो सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं बच्चों कि पश्चिम से पूर्व तक क्रमश इसे कश्मीर तथा हिमालय और हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल या हिमालय के नाम से, हिमाचल और हिमालय ये दोनों भी नाम हिमालय पर्वत के हैं। उसके बाद सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अभी काली तथा ये तीस्ता नदियां है, उसके बाद नेपाल है, हिमालय का एक एवं तीस्ता तथा दिहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती है। उसके बाद देखते हैं कि हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम हम लोगों को पता करना है। उसके बाद देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है और दिहांग महाड़खड़ यानी कि गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्व सीमा के साथ फैल जाता है। अभी इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। और ये पहाड़ियां जो है ये उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है तथा मजबूत बलुआ पत्थरों से जो औषधि शैल है से बनी है, ये घने जंगलों से ढकी है तथा अधिकतर जो समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। और अगर देखते हैं कि पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियां भी इसके अंदर शामिल हो गई है। आगे चलते हैं। उत्तरी मैदान, उसमें उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों, वो कौन सी एकदम महानदियां देखते हैं हम लोग, सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी कुछ सहायक नदियों से बना है। अब यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। किससे? यह जो मैदान है वो जलोढ़ मृदा से बना है और लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन यानी द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ है, जिसमें इस उपजाऊ मैदान का निर्माण इसके अंदर हुआ है। और इसका जो विस्तार है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है, बना हुआ है। और यह मैदान लगभग 2400 किमी लंबा एवं 240 से नदियां अपने निचले भाग में गात एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है और इन धाराओं को वितरिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वितरिकाएं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। अभी उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है और सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा ही बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। इसके अलावा सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम और चेनाब, रावी,
ब्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती है और मैदान के इस भाग में दोबाओं की संख्या बहुत ही अधिक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी हम लोग देखते हैं कि गंगा के मैदान का विस्तार जो है वो घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच में है और यह उत्तरी भारत के राज्यों मतलब हरियाणा जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में पूरी तरह फैला हुआ है। अभी हम लोग देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। अभी आगे बढ़ते हैं। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है और ये वे नदियां के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं और इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है और इस क्षेत्र की मृदा में चुनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है और बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है और इनका लगभग प्रत्येक वर्ष में पुनर्निर्माण होता है और इसीलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। अभी उत्तरी मैदानों की व्याख्या अगर हम लोग देखें तो ये इसे उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। अभी ये क्या ठीक है या नहीं है देखते हैं हम लोग। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियां में भी विविधता भरी हुई है। जैसे आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किमी की चौड़ी पट्टी में कुटिका का निक्षेपण करती है और इसे भाबर के नाम से जाना जाता है और सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती है और इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनर्निकल जाती है मतलब पुनर्निकल आती है। एक बीच के पट्टी में वो थोड़ा सा अंदर समा जाती है और उसके बाद थोड़े अंतर के बाद थोड़े क्षेत्र के बाद वो पुनर्निकल आती है। अभी एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण भी इसमें हो जाता है जिसे तराई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तराई। अभी यह अन्य प्राणियों से फिर से एक बार बोलते हैं कि जिसे तराई कहा जाता है और यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का एक क्षेत्र था और बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या है और जानकारी हमारी। अभी हम लोग देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार। अभी प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है। मेज कैसे रहता है उस तरह से पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। शैल का मतलब पत्थरी और यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है और इसे पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घटिया जो घाटियां है एवं गोलाकार पहाड़ियां है। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, एक है मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार और दूसरा है नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है और उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। अभी विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है और पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाता है और इस क्षेत्र में बहने वाली जो नदियां है चंबल, सिंधु, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ ये बहती है और इस प्रकार से इस क्षेत्र को के ढाल को वो दर्शाती है।
अभी मध्य उच्चभूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है और इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। अभी इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार की एक अच्छी सी तस्वीर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। पानी कैसे बह रहा है, हमारी पाठ्य पुस्तक से ही लिया गया है बच्चों, देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या सीखा इसके अंतर्गत? प्रायद्वीपीय पठार के बारे में आपको लिखना है अपनी नोटबुक में। चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।